like I said, key transformers. So LLMs like GPTs, okay, BERT. So these are BERT and BART. These are based on transformer architectures. So what are transformers? So these are kind of a model जो हमारा जो सीक्वेंशियल डेटा है, लाइक हमने एक पूरा आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया और उसमें सीक्वेंशियल हमने आपको टेक्स्ट प्रोवाइड किया है, तो उसको प्रोसेस करने में ट्रांसफॉर्मर इज वेरी इफिशिएंट एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स की उसमें जो वर्ड्स है उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है और वो कैसे एक दूसरे से रेलिवेंट है, सो दैट व्हेन वी आस्क सम क्वेश्चंस ऑफ क्वेरीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट द एलएलएम्स कैन आंसर इफिशिएंटली एंड लाइक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट था ट्रांसफॉर्मर्स का, जो मेजर ग्राउंड ब्रेकिंग एक डिस्कवरी थी, वो थी कि सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। जस्ट लाइक आई सेड कि उसमें जो पूरा आपका डॉक्यूमेंट था या फिर कोई भी टेक्स्ट था कॉर्प जो हमने प्रोवाइड किया था उसको, उस पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्ड रहेगा, सिग्निफिकेंस जो है उसको ज़्यादा अटेंशन देगा। सो दैट इज़ व्हाट सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। So we have transformer here. This is the architecture of transformer. First we have is embedding layer right here. तो हमने यहाँ पे जो tokens generate किए थे, and then we have positional encoding. Positional encoding is कि जो आपके words थे वो किस order में आपकी arrange थे, तो वो उसको remember करने के लिए ये positional encoding होता है. Okay. Next we have encoder and decoder, and then we have self attention mechanism, जैसे कि अभी इसको देखा था हमने यहाँ पे, एंड देन वी हैव फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो जब जो भी आपका प्रोसेस होता है यहाँ पे टेक्स्ट, तो उसको फीड प्रोसेस करके जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा, ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का वर्क होता है। सो दीज आर द मेन components of transformers. You can deep dive into this by reading the transformers paper. ओके, सो वी हैव एन एग्जाम्पल यहाँ पे, बिकॉज अभी तक बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया था। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस था, लाइक आई वाज सेइंग कि हम एक इनकम्प्लीट सेंटेंस प्रोवाइड करते, तो यहाँ पे है जॉन वांट्स हिज बैंक टू कैश दी। अब यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि क्या मीनिंग है सेंटेंस को, उसको लाइक जो टोकन्स हैं उनका क्या मीनिंग है। तो जो फर्स्ट लेयर रहेगी वो उसका सिंटेक्स अंडरस्टैंड करेगा। ओके, एंड देन एज वी गो फर्दर डिफरेंट हम लोग जब लेयर्स ऐड करते जाएंगे, तो उस जो पैसेज का मीनिंग है वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग क्या थी पूरे पैसेज की, उसको अंडरस्टैंड करेगा। तो इस वे में आपका ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। लाइक जो यहाँ पे डिफरेंट 5 कंपोनेंट्स थे, उन सबको ऐड करके इस वे में आपका एलएलएम वर्क करता है। एनी डाउट्स फॉर नाउ? Can you go back a little bit, Janvi? यस सर। Yeah. One more. One more. Oh, one more slide. One more slide. Can you go back? Yeah. यस सर। So think of it like कि इसको रियल टाइम से कनेक्ट करके देखो कि जैसे हम लोग किसी भी डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं रियल टाइम में, कि हमने कोई भी सेंटेंस किसी ने बोला, ठीक है, तो पहले हम उसको टुकड़ों में बांटते हैं कि भाई वर्ड बाय वर्ड मीनिंग क्या है, ठीक है। हम पूरा सेंटेंस तो एक साथ ले नहीं लेते हैं। या फिर मान लो कि तुम कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो हम क्या करते हैं, पहले वर्ड्स बाय वर्ड्स जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारी यहाँ पे एम्बेडिंग लेयर कर रही है। देखो ये जितने भी आर्किटेक्चर हैं, ये कोई बहुत बड़ी हवा चीज़ नहीं है। इट इज़ कमिंग फ्रॉम द नेचुरल फिनोमिना जो हम ह्यूमंस करते हैं। एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम देयर। मैथमेटिक्स इज जस्ट नथिंग बट इट इज टेकन फ्रॉम द ह्यूमन व्हाट वी आर डूइंग इट। तो अब एम्बेडिंग लेयर क्या करती है कि वो क्योंकि अब मॉडल्स जो हैं वो टेक्स्ट डायरेक्टली नहीं समझ सकते, तो हमें उनको देना होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि वो 1 0 पे काम करते हैं, राइट। तो हमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए क्या करना होगा, पहले हम इनको टेक्स्ट जो देंगे, जैसे हमने बोला आई लिव इन इंडिया, तो हमें उसको पहले को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन देना होगा ताकि हम मॉडल को समझा सकें। क्योंकि जैसे तुम्हें एक चाइनीज पर्सन से बात करनी है, ठीक है, या फिर जापानीज से बात करनी, तो तुम्हें जापानीज सीखनी पड़ेगी, राइट, तभी तो तुम उसको समझा पाओगे अगर उसको नहीं आती इंग्लिश। तो सिमिलरली हमें अगर ट्रांसफार्मर से बात करनी है, मॉडल से बात करनी है, जो चैट जीपीटी से तुम बात करते हो, तुम तो टेक्स्ट में आंसर क्वेश्चन दे रहे हो, ठीक है, मगर वो कन्वर्ट हो रहा है न्यूमेरिकल एम्बेडिंग में।
ठीक है। और उसके बाद सेकंड में जा रहा है पोजिशनल में। तो पोजिशनल क्या करता है कि भाई तुमने बंच ऑफ द वर्ड्स दे दिया, मगर ट्रांसफॉर्मर कंफ्यूज है कि भाई कौन सा वर्ड कहाँ पे जाएगा। कि जैसे मैंने बोल दिया आई लिव इन इंडिया, बट हम इसको वैसे भी तो बोल सकते हैं इंडिया आई लिव इन। ठीक है, अब वो इतना मेक सेंस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मॉडल को ये पता कैसे चलेगा कि आई के बाद लीव आना चाहिए, लीव के बाद इंडिया आना चाहिए। जब हम दे रहे हैं आई लिव इन, तो उसके बाद इंडिया ही आना चाहिए। तो उसके लिए वो एक पोजिशनल वो दे देता है कि मतलब एक काइंड ऑफ फ्लैग उसको दे देता है। ठीक है, एक जैसे जीपीएस दे देता है, काइंड ऑफ जीपीएस मानो इसको। तो जीपीएस क्या करता है, ट्रैक करता है कि भाई तुम्हारा ये वर्ड यहाँ पे आएगा, ये वर्ड यहाँ पे आएगा, ये वर्ड यहाँ पे आएगा, तभी उसको बोलते हैं पोजिशनल। ठीक है। थर्ड तुम्हारा आ जाता है इनकोडर डिकोडर। अब तुम्हारे पास वर्ड आ गए, तुम्हारे पास पोजीशन आ गई, तो तुम उसको कुछ प्रोसेस करोगे। जैसे हम लोग अपने दिमाग में प्रोसेस करते हैं कि भाई इसने कुछ सेंटेंस बोला, हमने उसको प्रोसेस किया। ठीक है। और श्रेष्ठ आई थिंक लाइक कि हम लोग थोड़ा सा डीप में इतना नहीं जाएंगे। इट्स बेटर लाइक यू कम अप विद सम ऑफ द वेरी बेसिक थिंग्स, बिकॉज हम लोग बहुत डीप में जाएंगे तो फिर Right. काफ़ी हमारा लॉन्ग चला जाएगा टॉक। We will share some of the resources. You can go in deep, like neural networks embedding and all. इनकोडिंग अच्छा मैं 2 लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ। Okay. बेसिकली इनकोडिंग क्या है, जैसे आप किसी जगह घूमने गए और आप अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करो कि अब वहाँ का सीन कैसा था या वहाँ का नज़ारा कैसा था, तो आप क्या कर रहे हो, आप उस व्यू को इनकोड कर रहे हो अपनी लैंग्वेज में और उसे बता रहे हो बोलकर। दैट्स एन Beautifully. Yeah. इनकोडिंग। एंड Beautifully explained. Yeah. Right. अगर आपका फ्रेंड उस आपकी बात को समझकर उस सीन को विजुलाइज कर पा रहा है अपने माइंड में, दैट्स अ डिकोडिंग। Right. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो वहाँ पे हम लोग इनकोडिंग उसकी कर रहे हैं एम्बेडिंग बना के। ठीक है। अब फिर हमारे पास आता है इनकोडर डिकोडर। इनकोडर डिकोडर इज नथिंग बट सिंपली थिंक ऑफ इट लाइक अ ट्रांसलेटर। कि इनकोडर जो है वो टेक्स्ट को ले रहा है और डिकोडर उसको ट्रांसलेट कर रहा है। जस्ट थिंक ऑफ लाइक कि इंग्लिश टू स्पेनिश ट्रांसलेशन। तो इंग्लिश में हमने सेंटेंस दिया इनकोडर को और डिकोडर उसको ट्रांसलेट कर रहा है। अभी जितना डीप में मत जाओ। अब बात आती है कि तुमने सेंटेंस दिया, हमने उसको पहले न्यूमेरिकल में बदला एम्बेडिंग लेयर में। ठीक है। उसके बाद हमने उसकी पोजीशन बताई, उसके बाद हमने उसको ट्रांसलेट कर दिया। मगर ट्रांसलेट के टाइम पे भी अगर मान लो हमारा सेंटेंस बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हमारा कॉन्टेक्स्ट खो जाता है कि भाई हम ह्यूमंस हैं, हम भी खो जाते हैं कि बहुत लंबा जब टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं कि पढ़ा क्या था। तो उसी के लिए हमारा आता है सेल्फ अटेंशन। वो क्या करता है कि वो जो सेंटेंस है हमारा, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उन्हीं को पिक करता है और सारे इर्रेलेवेंट पार्ट को हटा देता है। सो इट इज़ टेकन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमंस की। जैसे हम लोग अटेंशन कई तरह की होती है, गाइडेड होती है और सेल्फ अटेंशन होती है, फोकस। जैसे हम लोग कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो लैंप जला के जब पढ़ रहे होते हैं तो पूरा फोकस एक बुक पे जाता है। ठीक है। तो वो उस टाइप की अटेंशन यहाँ पे करता है कि जितने भी और नियर बाई वर्ड हैं उनको हटा दो, जो काम के हैं उन्हीं को लेना है। ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। देन फाइनल आता है हमारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। वो क्या करता है कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसको हम बाहर आउटपुट देंगे कैसे, क्योंकि हमने भाई टेक्स्ट दिया था, तुमने उसको न्यूमेरिकल में बदला, फिर उसके बाद पोजिशनल में बदला, इनकोडर ने ट्रांसलेट कर दिया, अटेंशन ने उसको बहुत अच्छे से फिल्टर आउट कर दिया। बट हमें आउटपुट तो टेक्स्ट में ही चाहिए ना, क्योंकि ह्यूमन तो नंबर समझेगा नहीं। तो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क फिर क्या करेगा, उसको रिवर्स करके टेक्स्ट में फिर दे देगा, मतलब प्रोजेक्शन लेयर। ठीक है। वो प्रोजेक्ट करेगा तुम्हारे आउटपुट को इन अ सेंस कि ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, प्रोबेबिलिटीज देता है। ठीक है। एनी अदर डाउट्स और एनी अदर इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी ऑफ दिस स्टेप्स? देखो ये फंडामेंटल है। अगर ये स्टेप समझ में आ गए, दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू फाइन ट्यून द ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है। अभी हम लोग आर्किटेक्चर पे बात कर रहे हैं। एंड इफ एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन एनीथिंग और शेयर अबाउट एनीथिंग, तो वो डेफिनेटली लव टू डू दैट, क्योंकि ये डिस्कशन फॉर्म है। मतलब कोई भी कुछ भी शेयर कर सकता है अगर उसको कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है। एनी अदर डाउट्स? ओके, श्योर। जानवी प्लीज कंटिन्यू। Yes. So now like till now we discussed about कि LLMs क्या होते हैं and its architecture transformer. तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग की, like how do we train the LLMs? Okay, बिकॉज LLMs को ट्रेन करने के लिए हमें डेटा सेट चाहिए होगा, राइट? सो हम लोग दो वे में इसको ट्रेन करते हैं। फर्स्ट इज प्री ट्रेनिंग,
लाइक जो हम लोग मॉडल को बना रहे होते हैं, जब उसको बिल्ड करते हैं, तो उस टाइम पे जो डेटा सेट हमको प्रोवाइड करना होता है ना, वो होता है प्री ट्रेनिंग। उस टाइम पे हम लोग मॉडल को लाइक बेसिक से चीज़ें सिखाते हैं, लाइक किस टाइप से उसको जो टेक्स्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका मीनिंग क्या होगा, ग्रामर, सिंटेक्स एंड लैंग्वेज बेसिक्स एंड एवरी ब्रॉड नॉलेज, लाइक उसको इंटरनेट से जो भी सोर्सेज रहेंगे, तो वो सब चीज़ें जो डेटा सेट में आती हैं, इट कवर अप्स एवरीथिंग। सो व्हाट इन प्री ट्रेनिंग हमारा क्या होता है कि नेक्स्ट वर्ड जो है वो प्रिडिक्ट करता है एंड रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो प्री ट्रेनिंग में बस इतना सा है कि हम लोग जब मॉडल को बिल्ड कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जो हम एक जनरल बेस्ड पे हम लोग थिंक करते हैं कि हमको एक ऐसा मॉडल चाहिए जो दैट नोज एवरीथिंग, राइट। सो हम लोगों ने उसको एक मैसिव डेटा सेट प्रोवाइड कर दिया एंड दैट LLM इज pre-trained. One other technique that we one other training technique, it is फाइन ट्यूनिंग, जो प्री ट्रेनिंग के बाद होती है। लाइक हमारे पास अब LLM तो बिल्ड हो गया है। अब फॉर एग्जाम्पल इमेजिन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें कोई रिसर्च पेपर हमको लिखना है, राइट, एंड वी वांट सम रेफरेंसेस, गुड रेफरेंसेस फॉर दिस। सो हम लोग चैट GPT पे जाते हैं एंड वी वांट आस्क फॉर सम गुड रेफरेंसेस। समटाइम्स व्हाट हैपन इज कि जो रेफरेंसेस आते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बट वो रेफरेंसेस आ जाते हैं चैट GPT में। एंड ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग कोई रिसर्च स्पेसिफिक AI टूल यूज करें, लाइक साइज स्पेस, देयर इज वन टूल नेम्ड साइज स्पेस। तो साइज स्पेस में अगर हम लोग वही टॉपिक डाल करके उसके रेफरेंसेस सर्च करेंगे, देन इट विल प्रोवाइड यू द रेफरेंसेस which actually do exist। तो ऑन जो लाइक चैट जीपीटी के पास भी वो सोर्सेज नहीं थे, वो साइज स्पेस के पास थे, बिकॉज साइज स्पेस हैज बीन स्पेसिफिकली ट्रेन्ड फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस। तो यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग को ऐसे ही बोल सकते हैं कि हम एक स्मॉलर पर्टिकुलर टास्क के लिए उसको ट्रेन करते हैं। हम एक कस्टम डेटा सेट लेते हैं LLM का, एक LLM लेते हैं एंड उसको एक कस्टम डेटा सेट्स के पर्टिकुलर उसको ट्रेन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी, सो हियर वी हैव कि हमारे पास ये हमारा LLM था, हमने यहाँ से लाइक डिफरेंट डेटा सेट, एक ये हम अनलेबल्ड डेटा सेट लिया, प्री ट्रेन डेटा, एंड यहाँ पे इसको ट्रेन किया। वी हैव लामा, ओके, इट इज़ अ प्री ट्रेन्ड LLM। अब हमको कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए चाहिए था, तो हमने क्या किया, इसको फाइन ट्यून करने के लिए सुपरवाइज टेक्निक यूज़ की। सुपरवाइज जस्ट यहाँ पे हम लोग लेबल्ड डेटा प्रोवाइड करते हैं, ओके, कि अगर ये इनपुट रहेगा तो उसके लिए क्या आउटपुट आपको देना रहेगा। सो दिस इज सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक। नाउ हियर वी हैव कि यहाँ पे प्री ट्रेनिंग डेटा इसकी यहाँ पे कस्टम डेटा सेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपका प्री ट्रेन्ड LLM में, एंड देन फाइन ट्यून करके वी हैव अल्पाका। दिस इज वन ऑफ द फाइन ट्यून मॉडल जो कि मेटा लामा पे ही फाइन ट्यून्ड है। एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज? भाई ये डाउन वोट्स को सिंबल है, हाँ, मतलब हाँ। ये कि कोई डाउट्स नहीं है, यस सर। इसका सिंबल है ये। सो अच्छा, ओके। हियर वी हैव, सो अब हम लोगों ने बात की थी कि ट्रेनिंग LLMs, राइट। तो हम लोग उसको फाइन ट्यूनिंग पे आ ही रहे हैं। क्यों, मतलब फाइन ट्यूनिंग क्यों करना पड़ रहा है? लाइक हम लोगों ने LLM तो ऑलरेडी बिल्ड कर दिया है, देन वाई फाइन ट्यूनिंग? तो थिंग इज कि हम जब इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट पे उसको ट्रेन कर दिया LLM को, राइट, एंड अब हम कोई भी रिस्पॉन्स जब ले रहे हैं तो उसको ट्रेन करना बहुत एक्सपेंसिव है। वाइल इन फाइन ट्यूनिंग, जैसे कि मैंने बोला था कि हम बहुत स्मॉल डेटा सेट लेंगे, एक कस्टम डेटा सेट लेंगे जो हमारे नीड्स को फुलफिल करे बस, तो इसीलिए ये चीपर होता है। तो इसमें स्टोरेज का, कंप्यूटेशनल इश्यूज ये सब फेस नहीं करता है। यहाँ पे जैसे कि है कि लार्ज अनलेबल्ड कॉर्पस, तो अब आप ही सोचिए कि अनलेबल्ड डेटा है, उसको प्रोसेस करने में एंड उसको एक्सट्रैक्ट करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, लाइक
कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे। वाइल अगर हमारे पास एक स्मॉल एंड लेबल डेटा है, उसको प्रोसेस करने में और ट्रेन करने में किसी एलएलएम को, उसके लिए आपको कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज इतने नहीं चाहिए होंगे, राइट। अभी हम लोग जब फर्दर स्लाइड्स में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो जीपीयू रिक्वायरमेंट रहेगा वो प्री ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा रहेगा एंड फाइन ट्यूनिंग उसको काफ़ी मिनिमाइज कर देता है। सो लेट्स मूव फर्दर। दिस इज की reasons for training and fine tuning LLMs. Should I skip this? Fine tuning takes larger time than pre-training. No, fine tuning is trained faster than pre-training. Like pre-training में आपने इतना large amount of data set लिया था and उसके basis पे आप उसको train करे थे, तो pre-training में it takes huge amount of time, right? And fine tuning में क्या है, आपने एक already pre-trained LLM लिया एंड उसको आपने फाइन ट्यून किया किसी डेटा सेट पे, स्मॉल डेटा सेट पे जो कोई भी स्पेसिफिक डोमेन का होगा, तो वो बहुत ही कम टाइम लेगा, राइट। डज दिस आंसर द क्वेश्चन? सर शुड आई स्किप दिस स्लाइड? लाइक Yes, sure. No, the fine tuning doesn't take longer time. Pre-training takes the longer time. So pre-training is like कि जैसे तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, थिंक ऑफ इट लाइक अ बेबी, ठीक है। तो वो बेबी क्या कर रहा है कि पहले फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, फिर 10th क्लास तक पढ़ता है, राइट। तो 12th स्टैंडर्ड तक हम लोग हर एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हमें बेसिक नॉलेज दिया जाता है कि कैलकुलेशन होता क्या है, अलजेब्रा होता क्या है, राइट। अब हमारे पास जब बेसिक नॉलेज आ जाता है तब हम सोचते हैं कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, ठीक है, या मुझे कुछ जो भी बनना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है, राइट। तो हम उसके लिए फिर स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेने लगते हैं कि इंजीनियरिंग जिसको करना है वो फिर गेट की मतलब जो तैयारी होती है आईटी वगैरह की, वो चला जाता है, या फिर मतलब कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। डॉक्टर की अपनी अलग ट्रेनिंग हो जाती है, उस स्पेसिफिक ट्रेनिंग के हिसाब से वो लोग अपना कैरियर चूज कर लेते हैं। तो थिंक ऑफ इट लाइक कि जब हम 12th तक की जो पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा कोई भी हम स्पेशलाइजेशन चुने, जैसे हमने इंजीनियरिंग चुना या फिर मेडिकल चुना, वहाँ पे हमारा बेसिक नॉलेज तो काम आना ही आना है, राइट। हम उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो प्री ट्रेनिंग है, ये तुम्हारा बेसिक नॉलेज है, ठीक है। इसको तुम मॉडल को दे रहे हो, वो 12th स्टैंडर्ड तक उसको पढ़ा रहे हो कि भाई ये जो होता है, गुणा होता है, भाग होता है, जोड़ घटाना ये होता है, और ये मतलब सब कुछ तुमने बेसिक चीजें उसको बताई हैं कि बायोलॉजी होती है, सेल क्या होता है, और मतलब सब कुछ कोशिका वगैरह सब बताया तुमने उसको, ठीक है। अब ये जब वो बात समझ गया, देन तुमने बोला चलो अब थोड़ा सा एडवांस जाते हैं और थोड़ा सा मैथमेटिकल की एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बट उसके पास तो जनरल नॉलेज है, तो हमने उसको फिर मैथमेटिकल के डेटा सेट पे फाइन ट्यून किया। फाइन ट्यूनिंग मतलब वर्ड क्या बोल रहा है, फाइन ट्यूनिंग मतलब हम उसको ट्यून कर रहे हैं और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में हम लोग जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग। अब क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो है एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए चाहिए। जैसे मान लो कि लामा आया था, तो लामा नॉर्मली ट्रेंड है सब डेटा पे, मगर हमें उसको मेडिकल डोमेन के लिए बनाना है, मेडिकल लामा, ठीक है, या फाइनेंशियल कि भाई हमें फाइनेंशियल एडवाइस दे, ठीक है। तो उसके लिए, या लीगल डोमेन मतलब लीगल का काम अच्छे से करे, तो हमने उसके लिए लीगल डेटा लिया, मेडिकल डेटा लिया, फाइनेंशियल डेटा लिया, और उस पर हमने उसको फाइन ट्यून कर दिया, ठीक है। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन प्री ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग। अब ये बताओ कि टाइम ज़्यादा तुम्हें 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ने में ज़्यादा लगता है कि तुम्हें स्पेशलाइजेशन करने में ज़्यादा लगता है? यूजली हमें 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ने में ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम छोटे से पढ़ रहे हैं उसमें, राइट। तो प्री ट्रेनिंग टेक्स मोर टाइम, राइट। बट जब हमारे पास फाइन ट्यूनिंग करना होता है तो हमारे पास ऑलरेडी जनरल नॉलेज है, हम ऑलरेडी उसको अप्लाई करते हैं जो हमें नया सीखना है, क्योंकि हमें फंडामेंटल पता है कि भाई गुणा भाग जोड़ घटाना क्या होता है। तो हमें बस उसके बाद कैलकुलस सीखनी है, हमें थोड़ा सा और एडवांस जाना है, पार्शियल कैलकुलस सीखनी है, डेरिवेशन सीखना है, तो वो बहुत सिंपल हो जाता है। तो सेम थिंग गोज हेयर कि जब हमारे पास प्री ट्रेनिंग नॉलेज होता है तो हम फाइन ट्यूनिंग ईजी हो जाती है, वो मतलब इतना टाइम नहीं लेती है। तुम्हारा प्री ट्रेनिंग लेता है मंथ्स ऑफ मंथ्स, and GPUs of GPUs, millions of the dollars spent on the pre-training. बट फाइन ट्यूनिंग जो होता है वो तुम्हारा हफ्तों में हो जाएगा, या कहो दिन में ही हो जाएगा, ठीक है। एक दो दिन में, जिस प्रकार का तुम्हारा डेटा है, अगर छोटा डेटा है तो एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में, मैक्सिमम मतलब 1 महीना ले लिया, 2 महीना ले लिया। बट जो प्री ट्रेनिंग होती है वो सालों चलेगा, वो तो,
ठीक है। अब जैसे लामा 4 तुम्हारा जो है, लामा कई सारे मॉडल आए ना जो तुम मेटा का यूज़ करते हो, तो वो लामा 3 अभी चल रहा है। लामा 4 जो आने वाला है वो कितने महीनों से ट्रेन हो रहा है, और हो सकता है कि कुछ महीने और भी जाएँ, सालों मतलब साल लग जाएगा उसको प्री ट्रेन होने में। जब वो वापस आएगा तब हम उसके ऊपर कुछ और बनाएँगे कि मतलब मेडिकल बनाया तो वो हमें 1 महीना लगेगा बनाने में, ठीक है? सो ओके, तो कंटिन्यू जानवी। सर सो लाइक सर ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, तो वाई फाइन ट्यूनिंग, तो लाइक सर ने बोला कि कोई भी स्पेशलाइज डोमेन या कोई भी टास्क स्पेशलाइजेशन के, राइट। एंड उससे और एक और नेक्स्ट चीज़ है कि इम्प्रूविंग दी एक्यूरेसी। सो लाइक क्या होता है कि आपका कोई भी, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था साइज स्पेस और चैट जीपीटी का, तो चैट जीपीटी ने जो आंसर दिया था वो इतना एक्यूरेट नहीं था। व्हेन आई आंसर्ड, व्हेन आई क्वेश्चन द सेम थिंग ऑन द साइज स्पेस, it answered, it gave me the references which actually exist and वो accurate थे। so इसमें क्या होता है कि हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को जब हम लोग फाइन ट्यून करते हैं, लाइक हम लोग जब हम पर्टिकुलर डोमेन का ही डेटा सेट पे उसको ट्रेन कर लेंगे तो उसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जस्ट लाइक इमेजिन कि आपके पास एक जनरल नॉलेज है हर एक सब्जेक्ट की, बट आप अगर पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो एंड आप मैथ्स ही पढ़ते हो, सो यू विल बी गुड in maths more than other subjects. Next is efficient use of resources, right? कि आप जो GPUs वगैरह रहेगा, स्टोरेज रहेगा, वो आपका बहुत ही ज़्यादा लाइक स्मॉल अमाउंट में यूटिलाइज होगा if we compare it to pre-training the LLMs. Next we have customization. हम लोग लाइक अपने अपने यूज के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज कर सकते हैं LLMs को. And next is adaptability. Okay. Sure. So there are different types of fine tuning. हम लोग डिफरेंट टाइप से फाइन ट्यूनिंग को ट्रेन करते हैं. सो फर्स्ट इज अनसुपरवाइज्ड. जैसे कि LLMs में हम लोगों ने अनलेबल्ड डेटा प्रोवाइड किया था ना, सो यहाँ पे भी हम लोग फाइन ट्यूनिंग में अनलेबल्ड डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे कि लीगल, तो हम लोगों ने क्या किया, जो जितनी भी केस स्टडीज़ हैं, लीगल केस स्टडीज़ हैं, वो सारे केस स्टडीज़ को हमने LLM को प्रोवाइड कर दी. एंड अब LLM का वो वर्क है कि वो सारा जो डेटा है जो उसको प्रोवाइड किया गया है वो उसको अंडरस्टैंड करे, उससे लर्न करे पैटर्न्स, एंड देन हमारी क्वेरीज को आंसर करे. सेम गोज फॉर द मेडिकल फील्ड. तो नेक्स्ट इज सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग. ये तब होता है जब हम लोग लाइक लेबल डेटा प्रोवाइड करते हैं हमारा प्रोवाइड कर वर्क करने के लिए, कोई भी टाइप का हमको टेक्स्ट क्लासीफाई करना है. ओके. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग. तो हम लोग कितना अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं, लाइक हम लोग जब प्रॉम्प्ट मतलब हम लोग एक टाइप का प्रॉम्प्ट देते हैं उसको फाइन ट्यून करने के लिए LLMs में. इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइन ट्यूनिंग टेक्निक. इसमें सो सॉरी सो इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग बेसिकली ये होता है कि हम लोग यहाँ पे हमारे LLM को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर इफ़ दिस क्वेरी इज देयर यू शुड बी आंसरिंग दिस वे. आप जितने अच्छे से वो प्रॉम्प्ट को डिज़ाइन करते हो वो रिस्पॉन्स आपका उतने अच्छे से ही वो LLM आपको प्रोवाइड करेगा यूज़र को. दिस इज व्हाट इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग इज. नेक्स्ट इज स्टेप्स फॉर ट्रेडिशनल फाइन ट्यूनिंग. सो जस्ट लाइक अभी हमने डिस्कस किया कि हम लोग एक प्री ट्रेंड मॉडल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक लामा. तो हमने यहाँ पे लोड किया प्री ट्रेंड मॉडल को, हमने उसको टास्क स्पेसिफिक डेटा उसका प्रिपेयर कर लिया, जो हमको डेटा सेट जिस पे ट्रेन करना है लाइक वो हमने प्रिपेयर कर लिया. हमने ट्रेनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो कि अभी हम लोग जब अभी कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब उस पर देखेंगे. सो ट्रेनिंग कॉन्फ़िगरेशन इसकी इंटरनल सेटिंग्स, इसमें कि लर्निंग रेट क्या रहेगा, नंबर ऑफ ईपॉक्स लाइक कितनी बार डेटा सेट पे ट्रेन होगा मॉडल हमारा. दीज आर सम इंटरनल सेटिंग्स ऑफ द मॉडल. Next we have key model layers adjust करना. Then we have training on that data set and then validating and evaluating it and then deploying that fine tune mode. So mostly जो businesses होते हैं वो prefer करते हैं fine tune models को rather than pre-trained because वो उनकी domain purpose को fulfill करता है and it is more efficient for them. Now फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग अब ट्रेडिशनल फाइन ट्यूनिंग पे क्यों आए थे. सो
अब एक पर्सन है जिसको एक जनरल एक उसने लाइक उसको फिजिक्स उसने पढ़ी हुई है, ओके, एंड उसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ही हैज़ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी सब्जेक्ट बट ही पर्टिकुलरली वांट्स टू बी गुड इन फिजिक्स, ओके, सो ही वांट्स टू लर्न फिजिक्स। सो अब मैंने क्या किया कि मैंने फिजिक्स की जितनी भी सारी बुक्स थी वो मैंने उसको प्रोवाइड कर दी, एंड नाउ दैट पर्सन हैज़ टू लर्न फ्रॉम दोज बुक्स, understand those concepts, and then try to give responses कि okay उसको physics में मतलब कितना उसको अच्छा हुआ है कि नहीं, okay, so this is how we fine tune the model traditionally। अब इसमें क्या हुआ कि वो जो पर्सन था वो जब इतने सारे बुक्स को लाइक एक साथ रीड करा था, लर्न करा था, उसमें उसका कितना टाइम एंड एफर्ट गया, ओके, एंड हो सकता है मे बी कि उसने कोई एक पर्टिकुलर फिजिक्स में कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है लाइक क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसने उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ा कंपेयरिंग टू अदर कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स, so it could lead to over specialization and limited adaptability like अब उसने क्या किया, पर्सन ने फिजिक्स को पढ़ लिया बट जो उसने डिफरेंट पहले सब्जेक्ट्स पढ़े थे मे बी ही फॉरगॉट दो सब्जेक्ट्स। अब हम लोग एलएलएम के टर्म्स में बात करते हैं, तो हमारे पास एलएलएम जो मॉडल था हमने उसमें अगर हम लोग उसको ट्रेडिशनली फाइन ट्यून करते हैं तो हमको क्या करना होता है, हमको उसके पैरामीटर्स को स्टार्ट से उसको एडजस्ट करना पड़ता है, इससे ये बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट और कंप्यूटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, एंड इट लीड्स टू वन फिनोमेना नोन एज कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग। उसमें क्या होता है कि जो मॉडल ने पहले से सीखी हुई होती है, जो प्री ट्रेनिंग के टाइम पे जो मॉडल ने सीखा होता है वो भूल जाता है, वो टास्क वो टेक्निक्स को वो भूल जाता है। सो टू प्रिवेंट दैट वी हैव सम गुड फाइन ट्यूनिंग टेक्निक्स। तो उसमें से हम लोग पर्टिकुलर वन टेक्निक पे डिस्कस करेंगे, दैट इज PEFT, पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग। अब ये क्या करती है, इसमें हम लोगों ने इस पर्सन को हमने ऑलरेडी उस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से लाइक ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस एंड लाइक ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस हमने उसको प्रोवाइड कर दिए। नाउ दिस पर्सन विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम लाइक वो क्वेश्चंस देखेगा, उस क्वेश्चंस को वो सर्च करेगा एंड उनसे वो समझेगा। सो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हम लोग अगर इसको एलएलएम के टर्म्स में देखें तो हमने प्री ट्रेन्ड एलएलएम लिया था, इसको हमने लाइक जो उसकी ओरिजिनल सेटिंग थी वो सेम थी, बट हमने उसकी जो लास्ट लेयर्स थी, लाइक हमने बोला था कि अभी एलएलएम्स में ट्रांसफॉर्मर्स थे तो उसकी डिफरेंट लेयर्स थी, तो उसमें हम लोग कुछ लास्ट लेयर्स में पैरामीटर्स को एडजस्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग बस एडजस्टमेंट करते हैं, जो उसकी ओरिजिनल टेक्निक है, ओरिजिनल सेटिंग है वो सेम रहती है, उसमें एलएलएम में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। तो उससे क्या है, हम लोग को वो फाइन ट्यून स्टार्ट से नहीं करना पड़ता है मॉडल को, वो हम लोग को बस उसमें पैरामीटर्स में चेंजेस करने होते हैं। अभी हम लोग इसको देखते हैं। सो लाइक PEFT, it is a technique that is used for the pre-training the language, fine-tuning the pre-trained models, and देखिए यहाँ पे हमने जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ पैरामीटर्स को एडजस्ट करते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द जो प्री ट्रेन मॉडल है वो आपका सेम रहेगा, ओरिजिनल सेटिंग विल बी सेम, वी फ्रीज दैट प्री ट्रेन मॉडल, वी जस्ट एडजस्ट दो स्मॉल नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका, लाइक वी फाइन ट्यून दोज पैरामीटर्स जिसमें हम लोग को चेंजेस करने हैं एंड जो हमको स्पेसिफिक टास्क के लिए था वो। So there are different types of parameter efficient fine tuning techniques. Okay, today our focus is on LoRa. Like you guys can go through these topics by searching. There are different research papers already on each and every concept. So why LoRa? So as we can see कि जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इसका जो इंटरेस्ट लाइक इसको जो यूटिलाइज किया गया है, दैट हैज प्रोग्रेस्ड पॉजिटिवली। नाउ एक
लोरा को लाइक अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक कैमरा था, राइट, एंड मैंने एक कैमरा लिया एंड आई कैन क्लिक एनी पिक्चर थ्रू दिस विद द हेल्प ऑफ दिस कैमरा, ओके। अब मुझे क्या करना है, बट अब मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मुझे क्लोजअप शॉट्स लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे है, तो एक बहुत ही क्लोजअप शॉट्स लेने हैं, ओके। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, आइदर आई बाय अ न्यू कैमरा दैट कैन गिव क्लोजअप शॉट्स, और आई शुड जस्ट adjust this camera setting somehow that it can take close up shots। तो यहाँ पे क्या होगा, सो व्हाट वी डिड कि लोरा में हम लोग क्या करते हैं, हमने इस कैमरा में कैमरा सेम रहेगा, वी आर गोइंग टू जस्ट ऐड सम न्यू स्पेशलाइज लेंस जो ये क्लोजअप शॉट्स को ले सके, ओके। सो इन लोरा के टर्म्स में कि एक जो एलएलएम मॉडल था वो सेम रहेगा, हम लोग उसको कम्प्लीटली फ्रीज कर देते हैं। अब जो वेट्स थे, लाइक इफ एनीवन, आई होप कि सबको वेट्स का आइडिया होगा, वेट्स एंड पैरामीटर्स, ओके। ये जाने, प्लीज कंटिन्यू। ओके, सो बेसिकली हमारे जैसे न्यूरल नेटवर्क्स में जैसे कि जो वेट्स होते हैं, राइट, सो सेम वे में हमारा ट्रांसफॉर्मर में भी वेट्स होते हैं। सो हमारा जो अटेंशन लेयर थी उसमें जो वेट्स होते हैं दैट हैज़ अ फुल मैट्रिक्स, ओके। तो लोरा में क्या होता है कि उस मैट्रिक्स को हम लोग सेम रखते हैं, उसमें ही हम लोग चेंजेस करते हैं। हम लोग कैसे चेंजेस करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं, बट आई होप कि कैमरा का एग्जांपल से थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा। सो यहाँ पे कि जो कोर मॉडल था वो हमारा कैमरा था, एंड स्पेशलाइज जो लेंसेज हमने ऐड किए वो लोरा लेयर्स थी, ओके। सो अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग को अब जैसे भी कोई भी टास्क रहेगा, कोई भी स्पेसिफिक टास्क, सो वी जस्ट नीड टू चेंज द लेंस, वी डोंट नीड टू चेंज द कैमरा, वी जस्ट नीड टू चेंज द लेंस। और इससे क्या होगा कि हमारा जो कैमरा मेन कैमरा है उसकी सेटिंग्स में भी कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, okay? अब जो जिस कॉन्सेप्ट पे लोरा है, लाइक देयर इज कि उसमें लो रैंक डिकम्पोजिशन, सो ये कॉन्सेप्ट एक पेपर था जहाँ से आया था, इंट्रिंसिक डायमेंशनैलिटी। सो इंट्रिंसिक डायमेंशनैलिटी क्या होता है, सो इन्होंने ये बोला था कि जितने भी प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं जिनको हाई डायमेंशन में शो करते हैं हम लोग, उसको हम लोग लो रैंक डायमेंशन में भी शो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो इतने भी कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बने हुए थे वो सिंप्लीफाई हो सकते हैं। सेम वे में जो यहाँ पे हाईलाइट किया है ब्लू से, दैट वी शो दैट common pre-trained models have a low intrinsic dimension. There exists a low dimension reparameterization that is as effective for fine tuning as the full parameter space. So यहाँ से ही हमने क्या किया कि हम लोगों ने फुल मैट्रिक्स रहेगी तो अगर हम लोग उसको डिकम्पोज कर दें, लाइक उसको पार्ट्स में ब्रेक कर दें, ओके, तो अगर उसको जो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं तब भी वो उतनी ही इफेक्टिव रहेगी जितनी की इफेक्टिव वो फुल मैट्रिक्स तब थी जब हमारा वो कंप्लीट थी। अब कैसे वो वर्क करता है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो लो रैंक डिकम्पोजिशन, व्हाट इज दिस टॉपिक? सो बेसिकली हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि वेट्स का मैंने बात किया। अब जो ये वेट्स है वो सिर्फ अटेंशन लेयर्स के लिए आता है, लाइक जो ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर था उसमें डिफरेंट लेयर्स थे, राइट, पोजिशन एनकोडिंग लेयर एंड एम्बेडिंग लेयर, अटेंशन लेयर। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ अटेंशन लेयर का बात करें तो यहाँ पे अटेंशन लेयर की जो वेट मैट्रिक्स होती है तो भी उस पर हम लोग बात करें। तो अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ कि लो रैंक डिकम्पोजिशन कैसे वर्क करता है। तो सपोज करते हैं कि ये W एक मैट्रिक्स है 3x3 की। अब नाउ अगर हम इसको डिकम्पोज करके दो मैट्रिक्स में डिवाइड कर दें, A एंड B, सो A इज दिस मैट्रिक्स 3x1 एंड B इज दिस मैट्रिक्स 1x3, ओके। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जिन्होंने भी मैट्रिक्स पढ़ा होगा, तो A एंड B को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे देन we will get W, okay, so W is equals to A and B, A into B, we can say that. So ऐसे लो रैंक डिकम्पोजिशन वर्क करते हैं।
अब ये फिनोमिना लोरा में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और कैसे वर्क करते हैं, वी विल सी. सो वी हैव लोरा हियर. तो यहाँ पे जैसे कि देखा था कि ये हमारा इनपुट था. ओके, वी हैव इनपुट्स हियर एंड वी हैव pre-trained weights. We are not going to make any kind of change in these pre-trained weights. What we do is we decompose this weight matrix into two. So we have A, B एंड उसका जो प्रोडक्ट रहेगा उससे हम लोग ऐड कर देते हैं ओरिजिनल वेट मैट्रिक्स में. ओके, लाइक यहाँ पे मर्ज्ड वेट्स. सो यहाँ पे जो h है दिस फंक्शन इक्वल्स टू प्री ट्रेन वेट्स प्लस जो हमने यहाँ पे जो रैंक्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो. अब यहाँ पे इसने क्या किया कि जो लाइक हम लोगों ने ए एंड बी जो मैट्रिसेस ली थी, दे कंटेन लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा फ्रॉम द डेटा सेट. सो यहाँ पे जब हम लोग उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें मॉडल में कुछ अफेक्ट नहीं होगा, बट उससे हम लोगों को रिडंडेंट डेटा नहीं लेना पड़ेगा. लाइक जो हम लोग को जिसका रिक्वायरमेंट है, वी ओनली नीड टू एक्सट्रैक्ट दैट डेटा. एनी डाउट्स? if any query, any question regarding LoRa or PFT? Okay. So like I said in previous slide, we consider only weight matrices in the self-attention module. Like we have different kind of layers in this transformer, but for this matrices, like decomposing the matrices, we consider only the self-attention module. Like this excerpt is from the paper itself, LoRa paper. So यहाँ पे हमने like you can see कि हमने यहाँ पे rank, this R is rank 8. Okay. We can cover this in next slide. Okay, let's go through the LoRa examples first. Yes, evaluating the effectiveness of LoRa. So अभी तो LoRa का हमने workings understand किया. अब LoRa क्यों effective है, like other fine tuning techniques से क्यों ये better है. Okay. So यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हमने एक LLM लिया Whisper Large V2. Okay, तो ये Whisper Large क्या है? This is basically speech recognition large language model. तो हमने इसको फाइन ट्यून किया फॉर 1 hour ऑडियो पे. अब यहाँ पे हमने लोरा एक फॉर वन मेथड वी हैव यूज्ड लोरा एंड फॉर वन वी हैव यूज्ड फुल फाइन ट्यूनिंग. फुल फाइन ट्यूनिंग क्या है? फुल फाइन ट्यूनिंग इज कि हम स्टार्ट से सारे पैरामीटर्स को एडजस्ट करने के बाद वो मॉडल को फाइन ट्यून होगा. एंड लोरा में हम लोगों ने सिर्फ इसमें जो वेट मैट्रिक्स थी उसको लो रैंक में बस डिकम्पोज करके बस ऐड कर दिया. दैट्स इट. सो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब लोरा यूज करने से जो ट्रेनिंग थी दैट टुक ओनली 4 hours एंड इट कॉस्ट लेस देन $5. एंड हियर वी कैन सी कि जो परफॉर्मेंस था फुल फाइन ट्यूनिंग और लोरा का, वो दोनों का ऑलमोस्ट comparable है. Error rate. Yes sir. Right. Yeah. Go ahead. Basic. Okay, go ahead. Okay, sir. Next we have कि हमने यहाँ पे डेटा सेट को चेंज किया है. Now we have a very large data set, llama, and llama here has 7 billion parameters. Okay, so we have 7 billion parameters, but हमने उसको लोरा से फाइन ट्यून किया है. एंड हमारे पास अभी छोटा सा LLM है फ्लैन T5 बेस, बट इसको हमने फुल फाइन ट्यून किया है. ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं तो वी कैन सी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस है, बट जो उसने लोरा ने जो टाइम लिया एंड जो उसने कंप्यूटेशनल कॉस्ट लिया वो काफ़ी कम था फुल फाइन ट्यूनिंग से. तो
इस पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम कम टाइम में कम रिसोर्सेज में कोई भी मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं तो हम वो टेक्निक को प्रेफर करेंगे rather than going full fine tuning. And also one thing is कि catastrophic forgetting जो मैंने एक फिनोमेना का बात किया था, तो यहाँ पे लोरा में वो चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे मॉडल की जो हमने प्री ट्रेन वेट्स को हमने फ्रीज कर दिया था, सो मॉडल विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग, लाइक मॉडल विल रिमेन दी सेम। हमने उसमें बस एडिशनल हमने अपने टास्क स्पेसिफिक मैट्रिसेस को ऐड किया। एंड अब लाइक अगर मुझे अब कोई डिफरेंट टास्क के लिए अब चाहिए, सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं उन दोनों डिकम्पोज मैट्रिसेस को रिमूव करके कोई न्यू दो डिकम्पोज मैट्रिसेस को ऐड कर दूंगी। दैट्स सिंपल। फुल फाइन ट्यूनिंग में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है एंड इट वुड मेक इट मोर डिफिकल्ट टू ट्रेन अगेन। Here are the benchmarks. So basically यहाँ पे हमने डिफरेंट मॉडल्स लिए हैं GPT-2 एंड यहाँ पे हमने डिफरेंट फाइन ट्यूनिंग टेक्निक्स यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पे अडाप्टर है, फाइन ट्यूनिंग, प्री लेयर एंड लोरा। तो यहाँ पे हम लोग इसका परफॉर्मेंस जैसे कि देख सकते हैं कि इट्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल और either it's more than other fine tuning techniques. One last thing we did in the end of that paper of Flora कि हमने GPT-3 175 बिलियन पैरामीटर्स का जो है उस पे हम लोगों ने इसको स्केल किया था Flora को and on 2 different models. So obviously LoRa performed better and it exhibit better scalability. Okay, there is one more specialized technique of LoRa, that is QLoRa. So QLoRa is like उसमें specialized कैसे है कि वो आपका मेमोरी इफिशिएंट है। लाइक जितने पैरामीटर्स आपका LoRa यूज कर रहा था उसके ऑलमोस्ट और भी हम लोग कंप्रेस कर देंगे, वो QLoRa में है। तो वो टॉप लाइक आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ अबाउट दिस, बट आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। So this is the conclusion that LoRa is very efficient in adapting and no inference latency. What is inference latency? It is कि जो जितना टाइम मॉडल रिस्पॉन्ड करने में लेता है ना आपका लाइक आंसर करने में, that is inference latency. So LoRa avoids the inference latency and it maintains the high model quality without sacrificing the input length. एंड इट्स क्विक इन टास्क स्विचिंग। जैसा कि मैंने बोला था कि आपको अगर डिफरेंट टास्क करने हैं सो यू कैन जस्ट ऐड डिफरेंट मैट्रिसेस एंड ऐड देम विद द प्री ट्रेन मॉडल, सो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल मॉडल। We have few questions. One is from the Sanjay. Once you are done with your future dance material or capture all the necessary information. No, Sanjay. So low rank adaptation doesn't capture all the information. That's the actual name. That's how the name suggests, right? Low rank. ये मीनिंग क्या रहता है कि हम लोग फुल मैट्रिक्स को कैप्चर नहीं करते, राइट? डिपेंड करता है कि तुम कौन से रैंक दे रहे हो। तो इसमें दो पैरामीटर मेन होते हैं, एक होता है रैंक, एक होता है अल्फा। ठीक है, आर एंड अल्फा। तो अल्फा क्या करता है? अल्फा इज नथिंग बट अ स्केलिंग फैक्टर। ठीक है, हम जब फाइनल में जब हमारा मैट्रिक्स आता है तो हम उसको स्केल करते हैं, बट रैंक जो हमारा डिसाइड करता है कि हम कौन से लेयर पे किस पे मैट्रिक्स डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जितना छोटा अगर दोगे उतनी कम इंफॉर्मेशन हैंडल करेगा। जैसे यूजली हम लोग इस उसमें लेते हैं कि 4, 6, 12, 16, 32 ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं इस पे। रिसेंटली में अभी डेनियल जो अनस्लॉथ का फाउंडर है उसने भी कमेंट किया था, तो उसमें मेरा भी कमेंट था, तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। उसके कमेंट में भी तुम देखोगे तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे हमारा डिस्कशन हुआ था कि वो बोल रहा था कि लो रैंक इसमें जो है हम लोग छोटी लेयर लगा सकते हैं और दैट विल बी मच बेटर। तो यूजली थंब ऑफ रूल क्या कहता है कि रैंक इक्वल टू 2 इंटू अल्फा। ठीक है, बट वो मैंने ट्राई किया है, वो काम नहीं करता ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे सजेस्ट किया था उनको कि इज इट लाइक वी कैन गो विद द रैंक इक्वल टू अल्फा और रैंक इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा।
तो वहाँ पे हमारा डिस्कशन हुआ था। बेसिकली हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं कर सकते, बट जो भी हमारी रैंक है, ठीक है, वो हम वहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं बेस्ड ऑन कि कितना हम रैंक दे रहे हैं, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक कि जब हम किसी फोटो को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, या फिर किसी इंफॉर्मेशन को टार फाइल बनाते हैं, ठीक है, तो अब हम सारी इंफॉर्मेशन तो फोटो को कंप्रेस करते हैं तो उसमें नहीं ला सकते, मतलब थोड़ा सा क्वालिटी तो लूज होती है, बट क्या तुम वो देख पा रहे हो क्वालिटी की क्या लूज हुई है? नहीं, राइट? वो मतलब फोटो तो नॉर्मल दिख रही है, साइज कम कर दे रहा है, हमारा काम हो रहा है। दैट्स व्हाट वी नीड, राइट? Got it, sir. राइट। तो उसके बाद fully depend on, yeah, right, yeah, Mayank already answered. Mayank, you would like to elaborate little bit? Yeah, like you said, with the rank and the matrix that you're trying to have. So yeah, it also depends upon the downstream tasks that you're trying to focus here. So like अगर आपका टास्क है कि आपको इमेजेस या आपको लैंग्वेजेस का एक लो रिसोर्स लैंग्वेज के साथ फाइन ट्यून करके आपको उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है विद रिस्पेक्ट टू उसकी एक्यूरेसी और परप्लेक्सिटी स्कोर, तो फिर उस टास्क पे हम वहां पर चले जाते हैं। बट या इट टोटली डिपेंड्स। राइट। एंड इट आल्सो डिपेंड कि जो टास्क आप ले रहे हो वो मतलब डेटा से कितना बड़ा है, या फिर मतलब सैंपल्स आपके पास कितने हैं, क्योंकि एक सेबेस्टियन रेचका करके वो हैं रिसर्चर, अब उनका पढ़ो तो उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, मतलब एक उन्होंने मतलब बहुत कॉम्प्रीहेंड स्टडी किया, उसमें दिखाया है कि 4, 8, 16 जो भी रैंक होती है उससे एक्यूरेसी कितनी घट रही है या बढ़ रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग रैंक बढ़ाते हैं वैसे एक्यूरेसी बढ़ती है, बट एक प्लेटियो एक आता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू भी आ जाती है, जहाँ पे आप उसको ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा सकते, ज़्यादा ले जाओगे फिर वो मतलब लूज करने लगेगा एक्यूरेसी, तो आपको फाइंड करना होता है कि कहाँ पे हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, आपका टास्क क्या है, और किस लेवल पे आप फाइन ट्यून करना चाह रहे हो। छोटा मोटा करना चाह रहे हो तो यूजली पीपल सजेस्ट कि 16 इज गुड टू गो, लाइक स्टैंडर्ड रेशियो इज 16, ठीक है। आप 16, 8 एंड 16 आप रख सकते हो, दैट इज लाइक वेरी गुड टू गो हाइपर पैरामीटर। बट अगर हायर करना है तो उसमें बहुत मतलब अलग भी बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने जो ओपन बायोलम किया था मेडिकल वाला, उसमें लोरा, क्यू लोरा एंड लोरा दोनों यूज किया था, तो उसमें हमें जो है 256 128 मैंने रखा था, which is way higher than suggested matrices in the research paper, but for me it works. Accuracy was going very good, तो I had to use it. तो डिपेंड कि डेटा सेट कैसा है। मेरा डेटा सेट थोड़ा सेंसिटिव था क्योंकि मेडिकल डोमेन का था, तो आई हैड टू यूज दैट। So it's totally depend. Like you cannot choose based on some other experiment. Very random hyperparameter tuning, क्योंकि ये सदियों का गेम है, चलता आ रहा अभी तक। मतलब इसमें कुछ हम लोग थंब रूल ऐसे बता नहीं सकते कि यही होना चाहिए। You have to do a lot of experiment for your data set, Sir, then you it is find. more like hit and trial, huh? Like the parameters Exactly, can change. वापस accuracy देखो, then if it is up to the mark, it's fine. If it exactly. does not go again, change it, cut. इट विल ऑलवेज बी लाइक दैट, चाहे जितना हो जाए। मतलब वो बहुत सारे लोगों ने बनाया भी है कि मतलब ऑटो ट्यूनिंग और ऑटो एमएल करके बनाया है, जिसमें एक आपका नास आर्किटेक्चर होता है, न्यूरल आर्किटेक्चर सर्च, जो अपने आप न्यूरल का आर्किटेक्चर सर्च कर लेता है। वो बहुत टाइमिंग लेता है, क्योंकि आप न्यूरल के आर्किटेक्चर सर्च करने का क्या मतलब हुआ, आप हर एक कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रहे हो और उसमें एक्यूरेसी आपके पास आ रही है, तो आप फाइंड कर रहे हो कि अच्छा ये कॉम्बिनेशन अच्छा ट्राई कर दिया, बट हुआ तो ब्रूट फोर्स ही, राइट? तो वही है Exactly. कि either you go with the brute force or you acquire a lot of knowledge or experience to try out the specific hyperparameters कि भाई ये डेटा सेट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, इसका मैंने कैगल पे जाओ, कैगल पे जो है वो होता है मतलब डेटा सेट का एक्सप्लोरेशन होता है, मतलब ईडीए कहते हैं उसको, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, राइट? तो ईडीए करके तुम्हें पता चल जाता है कि डेटा का साइज क्या है, मतलब और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पैटर्न क्या है, उसके बेसिस पे तुम पैरामीटर डिसाइड कर सकते हो जितना एक्सपीरियंस होता है तुम्हें। और कुछ लोग जो हैं उसको ब्रूट फोर्स में करते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लाइक एक्सपीरियंस एंड लाइक बिगनर्स इन द फील्ड, क्योंकि ट्रेनिंग सेम है,
सारे मेथड सेम है, फ्रेमवर्क तुम सेम यूज करोगे, बट जो एक्सपीरियंस है उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है उसमें, तो उनको पता है कि कहाँ पे थोड़ा सा यूज करना है. सो या, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? बढ़िया जा रहा है डिस्कशन. बताओ बताओ. द होल पर्पस ऑफ दिस मीटिंग इज डिस्कशन, सो डोंट शेयर, प्लीज शेयर योर ओपिनियन, और इफ यू हैव समथिंग टू शेयर, ऐड. आस्क एनी क्वेश्चन जो कि पूरे इस सेशन में जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा हो, जो भी या तो बेसिक है या एडवांस लेवल है, नथिंग मैटर्स, जस्ट आस्क एंड डिस्कस. Not any question, but related to this only. Yeah, today's session and happen in Okay. Any other question? We will wait for like 8. Sorry, 7:20. If any questions comes, then we will answer. Otherwise, we will wrap it up. सबको आ गया, फिर अगले दिन पेपर लिखते हैं, रिसर्च पेपर, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं. Okay, one question came. Okay. What are weights in attention layer? Attention layer, I think, not attraction layer. डज मैटर कि कौन सी लेयर है. तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वेट्स हैं क्या, राइट? तो वेट्स ऐसे बोलो कि एनी लाइक डज मैटर, अट्रैक्शन लेयर है, अटेंशन लेयर है, कुछ भी नाम दे दो, इट जस्ट अ नेमिंग कन्वेंशन, राइट? तो वेट्स क्या होते हैं कि एक बड़ा सा मैट्रिक्स है, ठीक है, उसी के अंदर जो वैल्यूज है ना, उनको हम वेट्स बोल सकते हैं, ठीक है? या फिर कह सकते हो कि जैसे एक डीजे वाला होता है ना, तो उसके पास बड़ा सा मशीन होता है, उसमें वो ट्यून करता है कि सारी ट्यून्स को फाइंड करना है उसको बेस्ट, कि सारे जितने भी लोग उस डीजे पार्टी में आए हैं सब लोग डांस करें, ठीक है? तो वो ट्यून करता है कि भाई ये थोड़ा बैस बैस को थोड़ा इधर कर रहा है, पॉप को थोड़ा उधर कर रहा है, तो ऐसे करते करते वो एक ऐसी धुन बना लेता है कि सारे लोग झूमने लगते हैं. सिमिलरली जो फाइन ट्यूनिंग में होता है, हमारे पास एक बड़ा सा मैट्रिक्स है. अब जो ट्यूनर होता है वो हम लोग हैं. हम लोग हर एक वैल्यू को ऐसे ट्यून करते हैं बैक प्रोपोगेशन के जरिए कि सारे जो हमारे ग्राउंड ट्रूथ है ना वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है? और जब हमारे सारे ग्राउंड ट्रूथ सेटिस्फाई हो जाते हैं, दैट्स वेयर द मॉडल इज गेटिंग गुड एक्यूरेसी, ठीक है? तो हमारा वेट्स क्या रहेगा? वेट्स हमारा नथिंग बट इट जस्ट अ मैट्रिक्स, ठीक है? मयंक और अदर सीनियर रिसर्चर प्लीज ऐड, लाइक इफ आई एम रॉन्ग और यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग. I think so. Vikas has a question with respect to are weights like coefficients of a regression model? Yes. You can say कि in neural network, like similarly in the concept of like coefficient रहता है, in a मतलब linear regression में क्या रहता है, coefficient क्या कह सकते हो उनको, जो learned parameters है ना, जो values है, तो वही weights में, राइट? जो हम जो weights basically क्या होता है कि मैट्रिक्स में जो हम वैल्यू को शेप कर रहे हैं, जो ट्यून कर रहे हैं, ताकि हम उसको बाद में नए वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें सेटिस्फाई रिजल्ट मिल जाए, राइट? तो कोफिशिएंट्स भी काइंड ऑफ वही हुआ, राइट? जो हम ट्यून कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन में, तो वो भी वेट्स ही कह सकते हैं उनको. एनी अदर क्वेश्चन? और प्लीज ऐड गाइस इफ आई एम रॉन्ग, ऐड योर. No, you're completely right. Okay guys, let's wrap it up. Thank you, and